हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है अपने चैनल सीके स्टडी 91 पर। तो आज हम आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन का 20 प्लस लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज को चला रहे थे, उसमें से आज मैंने आपके लिए लेकर क्वेश्चन नंबर 8 को आए हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको कवर करा चुके हैं क्लास 12 2023 एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो वैसे क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं और इसमें से ही आपको एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आएंगे और आप बनाएंगे। तो उसमें से मैंने आपको 7 नंबर क्वेश्चन तक कवर करा चुके हैं। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें से 17 लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का आपको सॉल्व करवा दिया गया और वीडियो प्रोवाइड करवाया गया है, और फिजिक्स का 17 करवाया गया और केमिस्ट्री का 7 करवाया गया, और 8 नंबर वीडियो को आज लेकर आए हैं। यदि न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको ये सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट यदि चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो 9060862016। तो इस नंबर पर आप हाय लिखकर, व्हाट्सएप पर हाय लिखकर बोलिएगा कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो आप एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं किया जाता है तो आप मैसेज कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मैसेज करेंगे। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रासरण एवं विसरण में अंतर लिखिए। वर्कले एवं हार्टले विधि द्वारा प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि का वर्णन करें। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है कि प्रासरण और विसरण में अंतर लिखे। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन अर्थात 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, प्रासरण तथा विसरण में अंतर लिखे, या प्रासरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 2 नंबर के लिए, और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, यहाँ से आपको 2 मार्क्स यहाँ से मिल रहा और 3 मार्क्स आपको यहाँ से मिल रहा, वर्कले एवं हार्टले विधि से। यदि आपको कहा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर आप किस लिखिएगा, प्रासरण तथा विसरण में अंतर निम्नलिखित है, इस प्रकार से लिखिएगा। एक तरफ लिखिएगा प्रासरण, एक तरफ लिखिएगा विसरण। तो चलिए, प्रासरण में फर्स्ट पॉइंट है, कहता है प्रासरण केवल द्रव तथा उसमें विलय पदार्थों में ही होता है। जैसे विलय पदार्थ, जैसे पानी में चीनी विलय हो जाता है, तो प्रासरण की क्रिया जो होती है द्रव तथा उसमें विलय पदार्थों में ही होता है। जैसे पानी और चीनी है तो चीनी में ही होगा, क्या होगा, तो चीनी में होगा। तो उम्मीद करता हूँ पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 1 विसरण में है, तो विसरण की क्रिया सभी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, सभी पदार्थ अर्थात ठोस, द्रव और गैस में हो सकती है। क्या हो सकती है, होता ही नहीं है, अनुमान लगाया गया कि है कि हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, कहता है प्रासरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। जो प्रासरण की क्रिया होती है, जिसमें प्रासरण की क्रिया होती है, उसके लिए अर्धपारगम झिल्ली की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और विसरण की क्रिया में क्या होता है, तो विसरण के लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो विसरण की क्रिया के लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें जो इत्र का गंध होता है वो क्या होता है, सभी दिशा में फैल जाता है या महकने लगता है। तो इसके लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण क्रिया के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करता हूँ दूसरे पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो तीसरे पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो तीसरा नंबर पॉइंट है, परासरण परासरण निश्चित दिशा में होने वाली क्रिया है। परासरण क्या है, तो परासरण एक निश्चित दिशा में होने वाली क्रिया है, जबकि विसरण सभी दिशा में होने वाली क्रिया है। तो विसरण का एक अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ जो आप समझ जाइएगा। जैसे आप अगरबत्ती जलाते होंगे तो अगरबत्ती से जो महक निकलता है, इत्र का महक, वो सभी दिशा में फैल जाता है। उसके लिए क्या कोई दिशा नहीं होता है, वह जिधर मन होता है उसका उधर चला जाता है। अर्थात जिस तरफ हवा या वायु की दिशा होगी उस तरफ तेजी से जाएगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर समझे होंगे तीसरा पॉइंट को। तो विसरण सभी दिशा में होने वाली क्रिया है, तो विसरण सभी दिशा में होगा और प्रासरण क्या एक निश्चित दिशा में होने वाली क्रिया है। तो ये इस तरह से मैंने आपको आंसर को लिख कर लाया हूँ कि आप 1 से 2 बार यदि पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाता है। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप अपने प्यारे हाथों से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा आपको लग रहा है। पॉइंट नंबर 4 है प्रासरण दाब। दाब होता है तो मतलब प्रासरण दाब क्या होता है, जो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, प्रासरण दाब। तो आप यहाँ से याद रखिएगा प्रासरण दाब किसे कहते हैं, जो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 है विसरण में, तो इस क्रिया में कोई विशेष दाब नहीं होता है, अर्थात विसरण की क्रिया में कोई विशेष दाब नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अगले स्लाइड में जाते हैं। तो अब मैं अगले स्लाइड में आ चुके हैं। तो आपका चैनल का नाम क्या है, तो सीके स्टडी 91 बाय छोटू सर। तो आप यदि अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि न्यू स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तो प्रासरण दाब निर्धारण का वर्कले एवं हार्टले विधि द्वारा कैसे प्रासरण दाब ज्ञात किया जाता है। तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है, तो इस चित्र को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने एक आयताकार क्या लिया है, बर्तन या पात्र या पट्टी लिए हैं। तो आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, आयताकार बर्तन कह सकते हैं, पात्र कह सकते हैं या पट्टी कह सकते हैं, जिसे 2 बराबर बराबर भागों में बांटे हैं, जो कि अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा बांटे हैं। तथा एक भाग में क्या है, तो एक भाग में विलयन है तथा दूसरे भाग में क्या है, शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक है। तो इस वाले भाग में क्या है, शुद्ध विलायक है, और इस वाले भाग में क्या है, तो विलयन है। विलायक किसे कहते हैं, विलयन में सबसे अधिक मात्रा जिसका होता है वह विलायक होता है। जैसे चीनी और पानी, यदि आप शरबत बनाते हैं तो पानी की मात्रा अधिक होता है तो उसे विलायक कहते हैं, और यदि चीनी पानी दोनों घोल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो विलयन कहते हैं। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया विलयन, अर्थात ये यहाँ से आपको विलयन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, शुद्ध विलायक, अर्थात ये सिर्फ जल है और इसमें जल और चीनी दोनों है। तो यह देखिए नन नन है और ये मोटा मोटा है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ से विलयन वाले भाग में एक यहाँ पर क्या है, पिस्टन लगा हुआ, क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है, जो कि ऊपर से प्रेशर देता है। तो इसमें जो विलयन होता है वह क्या करता है, वह विलयन इस अर्धपारगम झिल्ली जो है, यह अर्धपारगम झिल्ली है, इसे क्या करता है, दाब डालता है, इस पर दाब डालता है, तो यह इधर की ओर क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं शुद्ध विलायक को समझने का प्रयास करता हूँ, अर्थात इसमें तो शुद्ध विलायक में एक प्रवाह सूचक नली लगा हुआ है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यह क्या है, एक प्रवाह सूचक नली है। तो शुद्ध विलायक में एक प्रवाह सूचक नली लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रवाह सूचक नली है। तो चलिए इसको मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता दिए हैं। अब इसे मैं आपको किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम हॉल में लिखेंगे, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो आपको मैंने जिस तरह से बताए हैं उस तरह से आप यदि समझे होंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो कहता है एक आयताकार पात्र को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो एक आयताकार पात्र यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आयताकार पात्र है जिसे बराबर बराबर भागों में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा बांटे हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो बांटे हैं तथा एक भाग में विलयन, तो एक भाग में क्या है, तो विलयन, तथा दूसरे भाग में शुद्ध विलायक है, दूसरे भाग में शुद्ध विलायक है। तो यहाँ तक आपको मैंने समझाए थे और आप समझे भी थे बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए कहता आगे देखते हैं। तो कहता विलायक वाले भाग में प्रवाह सूचक नली लगा हुआ है। तो प्रवाह सूचक नली किस में लगा हुआ है, तो शुद्ध विलायक वाले भाग में क्या लगा हुआ है, तो प्रवाह सूचक नली लगा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये क्या है, शुद्ध विलायक वाले भाग है, इसमें क्या है, तो प्रवाह सूचक नली लगा हुआ है। आज का वीडियो लॉन्ग थोड़ा होगा लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और अभी ही मैं आपको यहाँ पर ही याद कराने वाला हूँ। तो आपको
बहुत आसानी से याद होगा। तो इसमें प्रवाह सूचक नली लगा हुआ है। तो आगे देखते हैं, प्रासरण की घटना होने पर प्रवाह सूचक नली में शुद्ध विलायक का तल घटता है। जब प्रासरण की क्रिया होता है, अब यहाँ पर आप समझिएगा, जब प्रासरण की क्रिया होता है तो यहाँ से क्या होता है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन विलयन है। तो ये पिस्टन दाब डालता है इस विलयन पर। तो ये विलयन क्या होता है, इधर की ओर अर्धपारगम झिल्ली की दीवार को क्या करता है, तोड़ने का प्रयास करता है। ये क्या होता है, इधर की ओर आने लगता है। तो इससे क्या होता है, तो इसका जो शुद्ध विलायक का भाग होता है वह छोटा होने लगता है। तो वहाँ पर यही लिखा गया है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहता है कि प्रासरण घटना होने पर प्रवाह सूचक नली में शुद्ध विलायक का तल घटता है, तो अर्थात घटने लगता है, क्योंकि शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के पार करके विलयन की ओर जाते हैं। घटने लगता है, घटने क्यों लगता है, तो अब यहाँ पर आप समझिए, तो अब उल्टा घटना हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि ये घटने लगता है, शुद्ध विलायक का जो तली है वो क्या होता है, घटने हो लगता है। क्योंकि यह प्रवाह सूचक नली से जब यह अर्धपारगम झिल्ली पर दबाव डालता है, फिर पहले ये डाला उसके बाद ये डाला, तो ये इस तरफ आने लगता है। तो क्या होता है, जब दबाव डालता है तो इसका शुद्ध विलायक का जो ये क्षेत्र है यह घटने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि चित्र से आप अच्छी तरह से समझे होंगी। तो चलिए इससे आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो इससे आगे कहता है, इसके फलस्वरूप पिस्टन पर विलयन का दाब बढ़ता है। जब इधर से आप प्रवाह सूचक नली से क्या करेंगे, प्रवाह सूचक नली से आप कुछ डालेंगे तो ये विलायक की शुद्ध विलायक की संख्या में अधिक होगी। तो ये क्या होगा, इस तरफ की ओर अर्धपारगम झिल्ली को तोड़ने का प्रयास करेगा, जिससे पिस्टन क्या होगा, पिस्टन पर दबाव पड़ेगा और यह ऊपर की ओर जाएगा। तो पिस्टन पर दबाव पड़ता है। तो चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे कहता है, दाब बढ़ता है, तो आपको बता चुके हैं। तो प्रवाह सूचक नली में विलायक के तल को प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए विलयन पर पिस्टन द्वारा अतिरिक्त दाब लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ से आप समझिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूँ, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो होता है, ये जो पहले क्या हुआ था, इसे यहाँ से इस पर अर्धपारगम झिल्ली पर क्या हुआ था, दबाव लगा रहा था, जिसके कारण यह पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा था। तो अब इसे ये जो है शुद्ध विलायक, इसे प्रारंभिक स्थिति में, अर्थात ये इतना भाग में था, तो इस स्थिति में इतना भाग में था, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है। तो इसे इस स्थिति में पहले वाले स्थिति में लाने के लिए इसे क्या किया जाता है, पिस्टन पर अतिरिक्त दाब लगाया जाता है। तो यही वहाँ पर लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको याद ही कराकर छोड़ूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि आप एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर लिखिएगा और आपके एग्ज़ाम हॉल में आएगा। तो कहता है, तो विलायक के तल के प्रारंभिक स्थिति में, विलायक के तल को प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए पिस्टन द्वारा अतिरिक्त दाब लगाना पड़ता है, जिसे विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। तो आपको यह समझ में आया होगा। तो इसको प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए पिस्टन जो अतिरिक्त दाब लगाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, तो प्रासरण दाब कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आपके चैनल का नाम है CK Study 91, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और अपने प्यारे हाथों से एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।